पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के शासकीय JRD बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया तथा नए शिक्षा सत्र के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय में आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया। यह स्मार्ट क्लास विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से बेहतर, प्रभावी और नवाचार आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और निरंतर सीखने की भावना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास को नई दिशा देगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। दुर्ग शहर में महाराजा चौक से बोरसी तक बन रही 4 लेन सड़क का कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य पूरी तरह पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि 4 लेन सड़क के पूर्ण होने से दुर्ग शहर में यातायात का दबाव कम होगा, आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा तथा शहर के सुनियोजित विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप, सेक्टर 9 अस्पताल और मैत्री बाग के भविष्य को लेकर जारी चर्चाओं के बीच भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई की बासाहट बचाओ जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन विधायक सेक्टर 2 पहुंचे, जहां पर उन्होंने घर घर जाकर रहवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और टाउनशिप को बचाने के लिए जन समर्थन मांगा। देवेंद्र यादव का कहना है कि पहले रिटेंशन स्कीम के मकानों को खाली करने की कोशिश हुई और अब लीजधारियों व लाइसेंस पर रहने वाले लोगों को नोटिस देकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। देवेंद्र यादव ने 2 टूक कहा कि चाहे जितने प्रयास किए जाएं, भिलाई की बसाहट किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने इसे एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे भिलाई की जनता का मुद्दा बताते हुए सभी दलों और जनप्रतिनिधियों से साथ आने की अपील की। जिले में बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विभिन्न बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भोजन, आवास और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर देखभाल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बाल संरक्षण से जुड़े सभी कानूनों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि हर बच्चे का सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी से प्राप्त रकम का अवैध लेन देन और ट्रांसफर किया जाता था। तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने 23 आरोपियों को हिरासत में लिया। कार्यवाही के दौरान आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, ATM कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, सिम कार्ड और अन्य बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए गए। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच या कमीशन के बदले अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम किसी व्यक्ति को भी उपलब्ध न कराएं। ऐसा करने पर खाता धारक भी कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ सकते हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल के राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित इन मॉडल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण आवास निर्माण को गति देने वाला प्रभावी नवाचार बताया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने किया। राज्य में इस मॉडल का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाएं डीलर दीदी के रूप में कर रही है,
जिससे ग्रामीण हितग्राहियों को एक ही स्थान पर निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है। इस पहल से आवास निर्माण पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और किफायती हुआ है। साथ ही हजारों महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई है और 10,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर नक्सली मामलों में जेल में बंद बताए जा रहे निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग की है। अपने पत्र में विधायक ने कहा है कि बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहने के कारण कई गरीब और निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को नक्सली मामलों में जेल भेजा गया। इसमें कई लोग वर्षों से जेल में बंद हैं। कम शिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण वे न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं कर पाते, जिससे उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। पत्र में आगे कहा गया है कि सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की है। ऐसे में यदि बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो नक्सली मामलों में वर्षों से जेल में बंद बताए जा रहे निर्दोष आदिवासियों के मामलों को भी समीक्षा कर उन्हें राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के खड़का गांव में धर्मांतरण को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में आदिवासी समुदाय और ईसाई धर्म अपना चुके दो परिवारों के बीच विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण परिवार गांव की परंपराओं और सामाजिक कार्यक्रम में अन्य ग्रामीणों की तरह भागीदारी नहीं कर रहे हैं। इसी विवाद के बीच दोनों परिवारों के घरों से सामान बाहर निकाल दिया गया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे गाँव के सामाजिक सहयोग के लिए साल में एक बार चंदा देने को तैयार है, लेकिन आदिवासी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की विवाद बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भरंडा गांव में भी धर्मांतरण को लेकर इसी तरह का विवाद सामने आया था। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच और दोनों पक्षों के बीच समाधान की कोशिश में जुटा हुआ है। मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में जिला सरपंच संघ का आरोप है कि पंचायत के निर्माण कार्यों के भुगतान में कथित कमीशनखोरी, अनावश्यक देरी और अधिकारियों की अनदेखी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच जिले के 3 विकास खंडों के सरपंचों ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालिक अधिकारी भारती चंद्राकर के तबादले की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंचों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो जिले भर के सभी सरपंच सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। इससे पहले भी सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर विशेष ग्राम सभा का बहिष्कार किया था, जिसका असर जिले की कई पंचायतों में देखने को मिला। कलेक्टर और सरपंच संघ के बीच हुई बैठक में भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सीईओ का स्थानांतरण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बैठक के बाद सरपंच संघ ने फिर रणनीति बनाई और आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के नीचे चबूतरे पर सो रहे एक मजदूर की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजेश महाराज के रूप में हुई है, जो मजदूरी करता था। आरोपी भरत साहू जो नशे का आदी बताया जा रहा है, घटना से पहले नग्न अवस्था में घूम रहा था। इस बात को लेकर राजेश ने उसे रोका और उसकी पिटाई कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए आरोपी मौके की तलाश में था। दोपहर में जब राजेश चबूतरे पर नशे की हालत में सो रहा था, तभी भरत वहां पहुंचा और अचानक लकड़ी उठाकर राजेश के सिर पर 30 से 35 ताबड़तोड़ वार किए। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह वार करता रहा और बाद में मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। कर्नाटक के मंगलूर तट पर खराब मौसम के बीच समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। शाम करीब 4 बजे आईसीजी के जहाज सचेत को एक बीएचएफ रेडियो के जरिए संकट का संदेश मिला। यह संदेश भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से भेजा गया था, जो खराब मौसम की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊंची लहरों और तेज हवाओं के बीच नाव पर सवार 6 मछुआरों की जान खतरे में थी। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का जहाज तुरंत रवाना हुआ और करीब 90 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें, बेहद तेज हवाएं, कम विजिबिलिटी और अंधेरा अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद तटरक्षक बल की टीम ने सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी को न्यू मंगलूर बंदरगाह पर लाया जा रहा है, जहाँ जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र में नीट और टीईटी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा।
कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में लगातार विफल हो रही है। हालिया टीईटी पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए वडेट्टीवार ने सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसियों, संबंधित कंपनियों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है और छात्रों व शिक्षकों का भविष्य खतरे में है। सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की, लेकिन सरकार के जवाब को विपक्ष ने असंतोषजनक बताया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन अब मौसम करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 1 और 2 जुलाई को हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई और फिर 3 से 4 जुलाई के बीच बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में बिजली गिरने और गरज चमक को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग ने तेज हवाओं, आंधी और बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को दिल्ली पहुंचने में भी 3-4 दिन और लग सकते हैं। इसी बीच राजधानी में पिछले 4 वर्षों की सबसे तेज गर्म रातें दर्ज की गई। अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईंधन कंपनियों पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें अब भी जरूरत से ज्यादा बनी हुई हैं। ट्रंप का कहना है कि इसका सीधा नुकसान आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ईंधन कंपनियों से अपील की कि वे तुरंत पेट्रोल की कीमत घटाकर ग्राहकों को राहत दे। मौजूदा हालात में ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलना गैर कानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कीमतें कम नहीं की गई तो कंपनियों को गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो चुका है, लेकिन खुदरा ईंधन की कीमतें में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ट्रंप अमेरिकी न्याय विभाग को बड़ी तेल कंपनियों की जांच के निर्देश दे चुके हैं। जर्मनी के उत्तर शहर स्टेड में हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गोलाबारी युवाओं के लिए बने एक सेंटर के पास डैकर स्ट्रेस इलाके में हुई। घटना के बाद पुलिस स्पेशल यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि हमलावरों का मकसद क्या था और मृतक कौन है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जांच पूरी होने तक घटनास्थल के आसपास न जाएं और इमरजेंसी सेवाओं के निर्देश का पालन करें। हाल के वर्षों में जर्मनी में हिंसक घटनाओं की बढ़ती संख्या के बीच इस गोलीबारी ने एक बार फिर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पीड़ितों की पहचान और हमले के पीछे की वजह से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।